Good morning, students. Today we are going to study our 10th chapter. The name of our chapter is Body Movement. In this chapter, we will study about the various mm, about our various body organs, how they move, and what are their movements called. All these things we will study in detail in this chapter. So let's begin our chapter. So human body movements. So, as we all know, our body consists of various organ system which forms, and every body part or organ perform different functions. We all know that these systems work well because they have a specific location inside our body, and all these organs can work properly because they have a special locations and fixings inside our body, so they can work uh, separately properly in our body. It is therefore important for our body to be in good shape. So if if our body will be in good shape, then only it could function well. Suppose for example, if we met with an accident and some part of our body get defected or fractured, then the functioning of the body becomes very difficult, means because that function, due to the damage of that organ or that system, whole function of that system or organ uh, do not work properly. So for that purpose our body have to be in a good shape. Like uh, you must have seen a tent made of cloth. What gives it a shape? आपने कभी एक टेंट को देखा होगा, कपड़े का टेंट बना हुआ, ठीक है, तो उसको जनरली शेप कौन देता है? ठीक, क्या वो कपड़ा अपने आप उसी तरह से उस शेप में रहता है? नहीं। तो जो पोल्स होते हैं, उन पोल्स के सहारे वो कपड़ा क्या होता है, फिक्स होता है, जिससे उसको वो शेप मिलता है टेंट का। ठीक है, तो उसी प्रकार जो हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी में जो बोन्स होती हैं, ठीक है, वो हमारी बॉडी को शेप देती हैं। ठीक, और यही जो फ्रेमवर्क है हमारी बॉडी का जो ये शेप है, जो हमारी बॉडी को शेप देता है, यही क्या कहलाता है? स्केलेटन। मतलब जितनी भी हमारी हड्डियां हैं सिर से लेकर पैर तक, ये सारी हड्डियां आपस में ज्वाइंट हैं और बॉडी को क्या करती हैं, हमारे एक डेफिनेट शेप देती हैं। ठीक है, और जिससे हमारी बॉडी फंक्शन कर पाती है प्रॉपरली, और यही फ्रेमवर्क या शेप क्या कहलाता है? स्केलेटन कहलाता है। हिंदी में कहते हैं कंकाल। नेक्स्ट, it performs the following functions. The functions of the skeleton are as follows. It helps in the movement of various body parts. The skeleton helps us to move our body organs and perform various functions through the movement of our body parts. Next, it provides shape and support to the body. Skeleton provide the shape and support to our body. ये हमारी बॉडी को एक शेप देता है, आकार देता है और सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। इट प्रोटेक्ट द सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स, और जो हमारे सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, अंदर हमारे जो अंदर शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो सॉफ्ट होते हैं, उनको क्या करता है? वो प्रोटेक्ट करता है, उनको हार्म होने से बचाता है, डैमेज होने से बचाता है स्केलेटन। सम बोन्स कंटेन बोन मैरो विच प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स। ठीक है, कई बोन्स जो होती हैं उनमें बोन मैरो होता है और वो ब्लड सेल्स जनरेट करता है, जिससे हमारी बॉडी फंक्शन कर पाती है। तो इससे हमारी बॉडी क्या होती है? बोन मैरो से जो ब्लड सेल्स निकलती हैं, जनरेट होती हैं, तो उससे हमारी बॉडी की फंक्शनिंग सही होती है। नेक्स्ट, स्केलेटल सिस्टम। द सिस्टम मेड अप ऑफ बोन्स एंड टफ इलास्टिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज इज कॉल्ड अ स्केलेटल सिस्टम। तो हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? बोन से। तो ये बॉडी का एक ऐसा सिस्टम जो बोन से बना होता है और जो टफ होता है, इलास्टिक होता है, मतलब फ्लेक्सिबल होता है, और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज से आपस में ज्वाइंट होता है, वो क्या कहलाता है? हमारी बॉडी का स्केलेटल सिस्टम कहलाता है। ठीक, कंकाल तंत्र जिसको कहते हैं। इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। इसका काम क्या है? ये हमारी बॉडी को एक डेफिनेट शेप देता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारे ऑर्गन्स को। ठीक है, सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव स्केलेटन।
द आउटसाइड ऑफ देयर बॉडी। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनका स्केलेटन उनकी बॉडी के आउट बाहर होता है, जो उनकी बॉडी को सपोर्ट देता है। जैसे कि आपने देखा होगा घेंघा, घेंघा को देखा है ना, घोंघा जो होता है उसकी बैक में ऐसे राउंड राउंड करके उसका स्केलेटन होता है जो उसकी बॉडी को सपोर्ट देता है, ठीक है। या जो केकड़ा होता है, तो इनका स्केलेटन इनकी बॉडी के आउटसाइड होता है। तो ऐसे जानवर जिनका स्केलेटन या ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका स्केलेटन बॉडी के बाहर होता है, वो उस टाइप का स्केलेटन क्या कहलाता है? एक्सो स्केलेटन कहलाता है। एक्सो मीन्स आउटसाइड द बॉडी, स्केलेटन मीन्स कंकाल। तो जिनका स्केलेटन बॉडी के बाहर होता है वो ऑर्गेनिजम्स एक्सो स्केलेटन ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल है स्नेल, क्रैब, कॉकरोच एटसेट्रा, ठीक है। इनमें प्रोटेक्टिव एक्सोस्केलेटन होता है, मीन्स इनका स्केलेटन बॉडी के आउटसाइड होता है। और जब कोई स्केलेटन बॉडी के अंदर होता है वो एंडोस्केलेटन कहलाता है, ठीक। जब बॉडी के अंदर होता है स्केलेटन वो एंडोस्केलेटन कहलाता है। एंडो मीन्स अंदर और स्केलेटन मीन्स कंकाल। तो जब बॉडी का स्केलेटन इनसाइड द बॉडी होता है वो एंडोस्केलेटन कहलाता है। जैसे एग्जांपल हम लोग, हमारा जो स्केलेटन है जो हमारी बॉडी को शेप साइज देता है, सपोर्ट देता है, वो हमारी बॉडी के अंदर है, इसलिए उसको हम क्या है, हमारे स्केलेटन का टाइप क्या है? एंडोस्केलेटन सिस्टम है हमारी बॉडी में। एग्जाम्पल्स हैं एनिमल्स लाइक कैट, डॉग्स, फिग्स एक्सेट्रा हैव एंडोस्केलेटन। इनमें सब में एंडोस्केलेटन होता है और हम भी एंडोस्केलेटन का ही एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स हैं? We can classify the skeletal system into 5 major groups: skull bones, spine bones, trunk bones, limb bones, and girdles. girdles. तो जनरली हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो उनको 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। 5 ग्रुप्स का होता है। तो 5 ग्रुप्स कौन कौन से हैं? पहला स्कल बोन्स, स्पाइन बोन्स, फिर नेक्स्ट ट्रंक बोन्स, देन लिम्ब बोन्स एंड गिडल्स। ये 5 ग्रुप्स हैं जिनसे मिलकर हमारा स्केलेटन सिस्टम बनता है। तो आइए लेट्स स्टडी इन डिटेल अबाउट देम। सो स्कल बोन्स। अब स्कल बोन्स क्या है? स्कल प्रोटेक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन। जितने भी हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, सेंस बॉडी के जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं और जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बॉडी का ब्रेन होता है, ठीक है। तो स्कल बोन्स क्या करती हैं? इन ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं। ब्रेन के जितने भी ऑर्गन्स हैं और जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं ये सब स्कल बोन्स के द्वारा ही प्रोटेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। द स्कल इज मेड ऑफ 22 बोन्स। इस स्कल बोन्स में टोटल 20 हड्डियां होती हैं हमारी बॉडी में। जैसा कि हमें पता है हमारी बॉडी में एक अडल्ट में 206 हड्डियां होती हैं। तो जो हमारी स्कल बोन्स होती हैं इनमें टोटल 20 बोन्स होती हैं जो हमारे ब्रेन और सेंस ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। और ये हमारी बॉडी की सबसे हार्डेस्ट बोन्स होती हैं, ठीक। क्योंकि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है हमारा ब्रेन और हमारे सेंस ऑर्गन, इनको प्रोटेक्ट करना है, इसलिए ये सबसे हार्डेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी के। 8 ऑफ दीज फॉर्म द क्रैनियम, ब्रेन बॉक्स और द कवर फो ऑफ द ब्रेन। इन 20 में से जो 8 हड्डियां होती हैं वो क्रैनियम बनाती हैं, या इसी को हम ब्रेन बॉक्स कहते हैं। मतलब जो हमारा ये ब्रेन है, ठीक है, इसका पूरा ये कवरिंग, यहाँ पे हमारी टोटल 8 हड्डियां होती हैं जो हमारे ब्रेन को कवर अप करती हैं, ठीक। इसलिए इनको ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं क्योंकि हमारा पूरा ब्रेन इन्हीं हड्डियों के अंदर बंद होता है, प्रोटेक्टिव उसमें बंद होता है, जिससे हमारे ब्रेन को सीधे चोट नहीं लगती है, नुकसान नहीं पहुंचता है। ये हड्डियों के माध्यम से हमारा ब्रेन प्रोटेक्ट होता है। द रेस्ट आर द फेशियल बोन्स। और बाकी क्या होती हैं? बाकी जो बची 12 है वो फेशियल बोन्स होती हैं। ये यहाँ पे जो हमारे फेस को, आँख, कान, नाक, मुंह, इनको कवर अप करती हैं, इनको एक शेप देती हैं, ठीक है, इनको प्रोटेक्ट करती हैं। टू हॉलो और सॉकेट्स फॉर्म बाय द फेशियल बोन प्रोटेक्ट द आईज। यहाँ पे दो ये वाली हड्डियां हैं, ये जो सॉकेट टाइप में बनाती हैं, ये हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक। जब कोई चीज लगती है, ये चीज जो है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये हड्डी है, ठीक है, ये इस तरह दो होती हैं, एक ये है, ठीक। ये क्या है? ये फेशियल बोन्स हैं जो हमारी आंख को प्रोटेक्ट करती हैं।
ऑल द बोन्स ऑफ द स्कल एक्सेप्ट द वन फॉर्मिंग द लोअर जॉ आर फिक्स्ड firmly एंड कैन नॉट मूव। जितनी भी हमारी स्कल बोन्स होती हैं ये सब फिक्स होती हैं, केवल एक जो हमारे जॉ के नीचे यहाँ फिक्स होती है, जो हमें खाने वाने के लिए जो जबड़ा है हमारा, इसके नीचे यहाँ एक हड्डी फिक्स होती है, यही बस केवल हड्डी होती है जो फिक्स नहीं होती है, जो मूव कर सकती है। ठीक है, और उसी के मूवमेंट के कारण हम बोल पाते हैं, खा पाते हैं। वहीं बाकी जितनी भी स्कल बोन्स की हड्डियां हैं वो सब फिक्स होती हैं बहुत मजबूती से और मूव नहीं कर पाती हैं। ओके, नेक्स्ट, स्पाइन बोन्स या बैक बोन्स। अगला जो पार्ट है वो स्पाइन बोन या बैक बोन, जो हमारे इधर ये रीढ़ की हड्डी जिसको हम कहते हैं पीछे होती है हमारे। ठीक है, इधर से स्टार्ट होती है और जब आप झुकोगे तो वो चीज़ दिखेगी, आप फील कर सकते हो। जब कोई इंसान झुकेगा तो आप यहाँ गर्दन से लेके जब नीचे तक जाओगे तो आपको एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर फील होगा, वही हमारी स्पाइन बोन या बैक बोन होती है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। ठीक है, इसको हम इसी स्पाइन बोन को हम वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं। ठीक है, और इस स्पाइन बोन में हमारे वर्टिब्रल कॉलम में लगभग 30 हड्डियां होती हैं, 33 हड्डियां होती हैं, 33 हड्डियां होती हैं जिनको वर्टिब्रे कहते हैं, और इनमें से एक सिंगुलर हड्डी को वर्टिब्रा कहते हैं। और पूरी 30 जो कंसिस्ट हैं, 33 हड्डियां हैं, 33 बोन्स हैं, ये टोटल होती हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, हमारे इसी को वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं या बैकबोन या रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। तो यहाँ टोटल 33 हड्डीज होती हैं जिनको वर्टिब्रे कहा जाता है। ठीक है, द वर्टिब्रे आर हॉलो एट द सेंटर। तो ये जितनी ही वर्टिब्रे की हमारी हड्डियां होती हैं ये सेंटर में क्या होती हैं, हॉलो होती हैं, मतलब खोखली होती हैं। And are joined together to form a tube through which the spinal cord runs. Imagine a thread running through. ठीक, और ये जो होती है बाकी एक छोटे से धागे के रूप में, जैसे एक धागे में चारों तरफ कोई चीज अटैच उस तरह से जुड़ी होती हैं, और वही हमारा उसी जो जहाँ से ज्वाइंट होती हैं उसी एक लॉन्ग स्ट्रक्चर से हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो रन करता है, जाता है, जो हमारे ब्रेन से स्पाइंस तक रहता है पूरा। 7 आर इन द नेक। इनमें से 7 जो होती हैं इधर होती हैं नेक में, 33 में से 7 नेक में होती हैं। 12 एट द बैक ऑफ द चेस्ट, हमारे चेस्ट के बैक में जस्ट 12 हड्डियां होती हैं। ठीक है, स्पाइन बोन्स की। एंड 5 इन द रीजन नियर द वेस्ट एंड द लोअर बैक। और जो हमारा लोअर बैक होता है इधर निचला एरिया पेट के पीछे वाला, यहाँ पे लगभग 5 हड्डियां होती हैं, 12 होती हैं, सॉरी, 12 चेस्ट के पीछे और 5 इधर लोअर वेस्ट में, यहाँ पे 5 हड्डियां होती हैं। 5 of the vertebrae are in the hip region and 4 below the hip। 4 हमारी हिप के पास होती हैं, 5 और 5 4 हिप के नीचे होती हैं। 5 हमारी हिप में होती हैं जो हमारे हिप्स को प्रोटेक्ट करती हैं, और 4 हिप्स के नीचे होती हैं। In what we have been the tail, if we had a tail the last vertebrae are fixed or cannot move। और सो दिस वाज द स्पाइन बोन्स और बैक बोन्स स्ट्रक्चर। टोटल इसमें 33 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट इज द वर्टिब्रल कॉलम हैज द फॉलोइंग बोन्स। वर्टिब्रल कॉलम में ये सारी बोन्स होती हैं। पहला सर्विकल वर्टिब्रे जिसमें 7 हड्डियां होती हैं, मैंने आपको भी बताया था। फिर होता है थोरासिक वर्टिब्रे जिसमें 12 हड्डियां होती हैं, ये चेस्ट के पीछे वाली बताया था आपको। फिर लंबर वर्टिब्रे जिसमें 5 हड्डियां होती हैं, तो ये लोअर वेस्ट का एरिया है, यहाँ जो लंबर वर्टिब्रे कहलाता है। मीन्स जो ये सर्विकल वर्टिब्रे है जिसमें 7 हड्डियां होती हैं वो ये वाला एरिया है हमारे, ये गले वाला। फिर थोरैसिक वर्टिब्रे जिसमें 12 हड्डियां होती हैं वो हमारे चेस्ट के जस्ट पीछे वाला। ये लंबर वर्टिब्रे जिसमें 5 हड्डियां होती हैं, ये हमारे लोअर वेस्ट का रीजन है, मीन्स पेट के पीछे वाला। फिर सैक्रल वर्टिब्रे, ये हमारे हिप का रीजन है जहाँ पे 5 हड्डियां होती हैं। और उसके बाद
कॉर्डल वर्टिब्रे जो हमारे हिप्स के नीचे का रीजन है, 4 हड्डियां होती हैं, तो टोटल ये मिला करके 33 होती हैं। ठीक, ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स, 33 बोन्स का डिवीजन। ट्रक बोन्स, रिब केज बोन्स। नेक्स्ट है ट्रक बोन्स, या इनको हम बोलते हैं रिब केज बोन्स। ठीक है, जिनको पसली बोलते हैं हिंदी में। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ लॉन्ग कर्व बोन्स कॉल्ड रिब्स। वैसे कर्व टाइप में स्ट्रक्चर होती है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है कर्व। ठीक है, जो यहाँ पे हमारे होते हैं ये ऐसे कर्व टाइप के स्ट्रक्चर होता है ना, इस तरह से जैसे कर्व होता है सेमी सर्कल, ऐसे लगभग 12 हड्डियां होती हैं, 12 पेयर में होती हैं, मतलब टोटल 24। ठीक, इन्हीं को हम रिब्स कहते हैं। और ये सारी हड्डियां मिलकर के क्या बनाती है, हमारा रिब केज बनाती हैं, जो ये आगे होती हैं। आपको जब आप पेट के ऊपर से ऐसे लगभग दिखेगा, हॉलो स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा। ठीक, जिनको आप फील भी कर सकते हैं, कर्व स्ट्रक्चर, ये जो आगे आप फील करते हैं ये हड्डियां, ये आपका रिब केज है। टोटल ये 12 हड्डियां, 12 पेयर्स हड्डियां मिलकर के क्या बनाती हैं, रिब केज बनाती हैं। ऑल द 12 पेयर्स ऑफ द रिब्स आर ज्वाइंट टू द बैकबोन एट इट्स बैक। और जितनी भी ये 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं, ये सब जो हमारी ये बैकबोन होती है, इससे पीछे जाकर ये ज्वाइंट होती हैं। ठीक, आप छू के फील भी कर सकते हैं। द फर्स्ट 10 पेयर्स ऑफ द रिब्स आर ज्वाइंट एट टू द चेस्ट बोन और स्टर्नम इन फ्रंट। जो फर्स्ट 10 पेयर्स हैं रिब्स के हमारे, ठीक, वो हमारे चेस्ट के स्टर्नम यहाँ से ज्वाइंट होते हैं। ये जो चेस्ट के जो आपको फील हो रहा होगा हार्ड हार्ड, यहाँ से ये 10 पेयर्स ज्वाइन होते हैं। ठीक, दीज आर कॉल्ड ट्रू नेब। और इन्हीं जो ये आगे यहाँ से ये जो आगे हमारे यहाँ ज्वाइन होती हैं जो हड्डियाँ, कर्व वाली रिब केज बनाती हैं, जो ये ट्रू रिब कहलाती हैं। द लास्ट 2 पेयर्स ऑफ द रिब्स आर फ्री एट एंड द फ्रंट एंड आर नोन एज फ्लोटिंग रिब्स। और जो लास्ट 2 पेयर्स हैं रिब्स के, जो नीचे साइड वाले हैं, ये इधर जहाँ आपको हॉलो वॉलो मिलता है, ठीक, खाली खाली महसूस होगा, ये क्या होते हैं, फ्री होते हैं, ये हमारे चेस्ट से जुड़े नहीं होते हैं, इसलिए इनको फ्लोटिंग टिप्स भी कहा जाता है। द रिब केज प्रोडक्ट डेलिकेट एंड इंपॉर्टेंट ऑर्गन लाइक द हार्ट एंड द लंग्स। तो इन हड्डियों का काम क्या है, जो रिब केज है, ये हमारे जो डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं, ठीक, सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हमारी लंग्स हो गई, हमारे हार्ट हो गया, हमारा लेफ्ट में हमारा हार्ट होता है, इनको प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, इनका ये काम है। नेक्स्ट, लिम्स बोन, बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स। अब अगला हड्डियों का ग्रुप है लिम्स बोन, या इन्हीं को हम आर्म्स, बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स कहते हैं, हमारे हाथ और पैर की हड्डियां। सो देयर आर 2 पेयर्स ऑफ लिम्स इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं। द आर्म्स आर कॉल्ड द फोर लिम्स एंड द लेग्स आर कॉल्ड द हिंड लिम्स। ठीक है, तो 2 हमारे ये हैं, 1 पेयर ये है हमारे लिम्स का, हाथ हमारे, और 2 पैर हो गए हमारे। ठीक है, तो आर्म जो होते हैं वो फोर लिम्स कहलाते हैं, जो हमारे ये आर्म होते हैं। ठीक है, ये फोर लिम्स कहलाते हैं, और जो हमारे पैर होते हैं वो हिंड लिम्स कहलाते हैं। तो ये हो गए 2 पेयर, टोटल 4। ईच लिम्ब कंसिस्ट ऑफ 3 बोन्स। और प्रत्येक लिम्ब में 3 बोन्स होती हैं। जो एक लिम्ब होता है इसमें 3 हड्डियां होती हैं। ठीक है, सो द अपर आर्म ऑफ द फोर लिम्ब हैज 1 बोन। जो हमारा अपर आर्म होता है, ये यहाँ पे हमारे एक हड्डी होती है, ठीक, जिसको हम ह्यूमरस कहते हैं। जो हमारे यहाँ की हड्डी है, इसको क्या कहते हैं, ह्यूमरस कहते हैं। एंड द लोअर आर्म हैज 2 बोन्स। और जो हमारे लोअर आर्म है, इसके नीचे वाला एरिया, यहाँ पे 2 हड्डियां होती हैं, एक ये और एक ये। इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस एंड अल्ना। ये रेडियस है, ये अल्ना है। ठीक, जो हमारे कलाई की अल्ना है और ये रेडियस है। ठीक है, द अपर पार्ट ऑफ द हिंड लिम्स हैज 1 बोन कॉल्ड फीमर। और जो हमारे थाई होते हैं, जो वहाँ पे एक बोन होती है, अपर पार्ट जो हमारे हिंड लिम्ब का है, पैरों का जो ऊपरी वाला भाग है, वो फीमर कहलाता है। वहाँ पे एक हड्डी होती है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। और ये बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है, सबसे लंबी हड्डी यही होती है। द लोअर लेग हैज 2 बोन्स कॉल्ड टीबिया एंड फिब्यूलिया। और नीचे, नी के नीचे का जो पार्ट होता है, वहाँ पे 2 हड्डियाँ होती हैं। एक हमारे तलवे के यहाँ पे, जो तलवे से यहाँ से जुड़ती है हील से, और उसके एक ऊपर नी से नीचे तक हील तक। ठीक, तो वो टीबिया और फ्यूबुला रेस्पेक्टिवली कहलाती हैं। तो वहाँ 2 बोन्स होती हैं, तो टोटल 3 हड्डियाँ होती हैं ऐसे, एक फोर लिम्ब में, एक फोर लिम्ब या एक हिंड लिम्ब में। फिर अगला है लास्ट, गिडल्स। ये क्या है, देयर आर 2 गिडल्स ऑन बॉडी। हमारी बॉडी में 2 गिडल्स होते हैं। पहला है पेक्टोरल ग्रिडल ग्रिडल पेक्टोरल ग्रिडल। ये क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द शोल्डर ग्रिडल।
इसको हम शोल्डर ग्रिडल भी कहते हैं, जो ये होता है, ये वाला हड्डी यहाँ से नेक से लेके ये जो ये ग्रिडल, ठीक इसी से हमारी जो ये आर्म है ये जुड़े होते हैं। यहाँ पे ये जो आर्म का जॉइंट है ना, ये वाला पूरा एरिया, ये हमारा शोल्डर ग्रिडल कहलाता है। इट इंक्लूड्स द क्लेविकल या कोलर बोन एंड स्कैपुला शोल्डर ब्लेड। इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ शोल्डर एंड आर्म्स। इसमें क्लेविकल और ये जिसको कोलर बोन भी कहते हैं या स्कैपुला या जिसको शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं, ये हड्डियां होती हैं इसमें। और ये हमारे जो आर्म्स का मूवमेंट है इन्हीं के कारण होता है। ये कटोरी के टाइप के होती हैं, जिससे हमारा आर्म ऐसे, जैसे मान लो कटोरी टाइप में आर्म हमारा जुड़ा होता है, जिससे हम अपने आर्म को मूव कर पाते हैं, ऐसे इसमें ज्वाइंट होता है। ठीक, तो ये है पेक्टोरियल ग्रिडल। नेक्स्ट इज पेल्विक ग्रिडल। पेल्विक ग्रिडल क्या है? तो ये टोटल 3 बोन आपस में फ्यूज होके बनती है। द लेग बोन्स आर अटैच टू इट, और इससे हमारी जो लेग बोन्स होती हैं वो अटैच होती हैं। इट फॉर्म्स अ बाउल लाइक स्ट्रक्चर ऑन विच द बॉडी रेस्ट एंड इज यूज्ड टू सिट। और ये एक कटोरी की तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, जो हमारे ये जहाँ से हमारे पैर अटैच होते हैं, ऐसे कटोरी टाइप में वो हड्डी ऐसे जुड़ी होती है, जिससे हम पैरों का मूवमेंट कर पाते हैं, बैठ पाते हैं, ठीक है, या रेस्ट कर पाते हैं। और ये हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है। नेक्स्ट डिसलोकेशन एंड फ्रैक्चर ऑफ बोन्स। अब है जब ब्रेन हमारी डिसलोकेट हो जाती हैं, उखड़ जाती हैं, एक जगह दूसरी जगह डिसलोकेट हो जाती हैं, जब कोई हमें चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है उस कारण से, या उनमें फ्रैक्चर हो जाता है, तो कई बार एक्सीडेंट से हमारी जो हड्डियां हैं वो क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं या अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाती हैं। ठीक, और जो लिगामेंट जो हड्डियों को जोड़ कर रखते हैं, ठीक है, जो लिगामेंट हड्डियों को जोड़ कर रखते हैं वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं या फट जाते हैं, और उससे ही हड्डियां हमारी डिसलोकेट या फ्रैक्चर हो जाती हैं। तो और ये हमें बहुत ज़्यादा दर्द देते हैं, और उस जगह पे स्वेलिंग भी आ जाती है। देयर माइट बी इंजरी टू द बोन ऑल्सो, इससे हमारी हड्डी में भी कभी कभी चोट आ जाती है। इफ अ बोन इज ब्रोकन वी कॉल इट अ फ्रैक्चर। और जब कोई हड्डी टूट जाती है, ये ठीक है, तभी हम उसको क्या कहते हैं, हड्डी के टूटने को ही फ्रैक्चर कहते हैं। ठीक है, ये आप सब लोग जानते हैं। नाउ हाउ डू अ डॉक्टर नो विच बोन है सफर्ड इंजरी। अब बात यह है कि डॉक्टर को कैसे पता चलता है कि हमें इंजरी हुई है, ठीक है, या बोन को इंजरी हुई है। दे स्टडी द एक्सरे इमेज ऑफ द कंसर्न पार्ट ऑफ द बॉडी। तो जहाँ पे हमें पेन होता है, तो देखा होगा जब हमें किसी हड्डी वड्डी में पेन होता है तो डॉक्टर हमसे कहता है एक्सरे के लिए। जब एक्सरे होता है तो उस पूरी हड्डी का स्ट्रक्चर निकल के आ जाता है, ठीक है, और उसी स्ट्रक्चर को वो रीड करता है, क्योंकि वो इसमें स्पेशलिस्ट होता है, तो उसे पता है कौन सी हड्डी कैसे बनी हुई होती है। फिर उसको वो डिटेक्ट करता है और उसको पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो हमें ट्रीटमेंट देता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देखे होंगे, या हो सकता है आप में से किसी के साथ हुई भी हो। इस तरह से फंक्शनिंग होती है। फिर जॉइंट्स क्या है, जहाँ पे हमारी हड्डियाँ एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ी हुई होती है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, जॉइंट कहलाता है। जहाँ पे एक हड्डी दूसरी हड्डी से मिलकर जुड़ती है वो पॉइंट क्या कहलाता है, जॉइंट कहलाता है। ठीक, बोन्स आर हेल्ड टुगेदर एट जॉइंट्स बाय लिगामेंट्स। और जॉइंट्स में जहाँ पे एक हड्डी दूसरी हड्डी से मिलती है, वहाँ पे बोन लिगामेंट्स के माध्यम से ज्वाइंट होती हैं। तो हमारे शरीर में हड्डियां लिगामेंट्स के माध्यम से आपस में ज्वाइंट होती हैं। ठीक, और लिगामेंट क्या है, ये एक प्रकार की स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू हैं, जो एक बोन को दूसरे बोन से जोड़े रखते हैं। एक प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू हैं, जोड़ने वाले टिश्यू हैं, जो हमारी बॉडी में जोड़ने का काम करते हैं। तो लिगामेंट भी एक प्रकार के स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज हैं, जो हमारी शरीर की दो हड्डियों को आपस में जोड़े रखते हैं। ओके, नेक्स्ट लेट अस डिस्कस डिफरेंट काइंड्स ऑफ ज्वाइंट्स। आइए अलग अलग टाइप्स के जो ज्वाइंट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला होता है फिक्स्ड ज्वाइंट। तो आवर स्कल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ फिक्स्ड ज्वाइंट। हमारा जो स्कल है ये वाला पार्ट, ये सबसे अच्छा एग्जांपल है फिक्स्ड ज्वाइंट का। मींस बोन्स एट द फिक्स्ड ज्वाइंट लाई अगेंस्ट ईच अदर एंड आर फिक्स्ड। जो बोन्स होती हैं फिक्स्ड ज्वाइंट पे, ये हमेशा एक दूसरे के विपरीत होती हैं और आपस में जुड़ी हुई होती हैं। ठीक, एक दूसरे के अपोजिट होती हैं और आपस में जुड़ी हुई होती हैं, ये मूव नहीं करती हैं। ठीक, joint that attach the ribs to the sternum and those found in the skull are immovable joints। जो हमारी रिब्स से जुड़ी होती हैं, जो स्टेरनम से, ये जो हड्डियां हमारी यहाँ जुड़ी हुई हैं, ये क्या है, फिक्स्ड जॉइंट्स हैं, और ये मूवेबल नहीं होती हैं, मतलब ये इनको हम हिला डुला मूव नहीं कर सकते हैं।
फिक्स्ड और इमूवेबल जॉइंट्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन, और जो फिक्स्ड या इमूवेबल जॉइंट्स हैं यही क्या करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे ब्रेन के आसपास हमारा स्कल है तो ये भी फिक्स्ड जॉइंट होता है। फिर यहाँ पे जो हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। तो फिक्स्ड मतलब नाम से ही क्लियर है, तो ऐसे जॉइंट जो फिक्स्ड हो, जो मूवेबल ना हो। फिर स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, ऐसे जॉइंट्स जो थोड़ा बहुत मूव करते हो, स्लाइटली मूव करते हो। तो और ये ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो लिमिटेड मूवमेंट अलाउ करते हैं, ठीक है। और ये जॉइंट जनरली जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम हमने पढ़ा ना, ये पीछे की जो हड्डियां हैं, ठीक 33, यही हमारा वर्टिब्रल कॉलम है। तो ये जॉइंट स्लाइटली मूव करते हैं, ज़्यादा फ्रीली मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जॉइंट हमें क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, मूवेबल जॉइंट, ऐसे जॉइंट जो मूवेबल कर सकते हैं। जैसे ये क्या है, मूवेबल जॉइंट है हमारा, क्योंकि ये मूव कर सकता है हमारा, ठीक है। जो हमारी बोन्स को मूव करना अलाउ करता है वो मूवेबल जॉइंट, जैसे यहाँ पे, या ये एल्बो, ये चीज़ क्या है, मूवेबल जॉइंट है, ठीक। जितने भी हमारे एंकल होते हैं, ये रिस्ट, ये सारे मूवेबल जॉइंट्स हैं, ओके। फिर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट प्रेजेंट इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में 4 प्रकार के मूवेबल जॉइंट होते हैं। आइए देखते हैं कौन। पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, बॉल और जो सॉकेट का जॉइंट होते हैं, मतलब एक प्रकार के ऐसे, एक हड्डी बॉल के रूप में होगी, एक सॉकेट के रूप में होगी, दोनों ऐसे जॉइंट होंगी, तो फिर ये ऐसे ऐसे मूव कर सकती है, घूम सकती है, ठीक है। ये है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, ठीक। और जो बॉडी, जो दो हड्डियां बॉल और सॉकेट जॉइंट से जुड़ी होती हैं, ये लगभग सभी डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं। जैसे हमारी ये, ठीक, इधर भी मूव कर सकती, इधर भी मूव कर सकती, ऊपर नीचे, अप डाउन, आगे पीछे, ठीक है, हर तरह से मूव कर सकती है। ये हमारा बॉलेबल जॉइंट्स है, ठीक। इसमें कप शेप्ड में एक हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर इस तरह से होती है, तो ये हड्डी मूव कर सकती है। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं, ये भी एक प्रकार का मूवेबल जॉइंट है। फिर दूसरा है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या है, द एल्बो नी एंड फिंगर जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट इन प्लेन ओनली। जैसे हिंज जॉइंट जो मतलब स्लाइटली मूवमेंट हमारे बॉडी को अलाउ करते हैं। जैसे जो हमारे ये, ठीक है, जैसे अब ये एल्बो वाला है, ये नीचे नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकता, थोड़ा सा बस ऊपर, इधर ऐसे, इतना ही केवल मूवमेंट, स्लाइटली मूवमेंट अलाउ करते हैं। इस टाइप के जॉइंट्स क्या कर सकते हैं, या तो डाउनवर्ड या बैकवर्ड, ऊपर नीचे ही केवल। इस टाइप के जॉइंट्स हिंज जॉइंट्स कहलाते हैं, ओके। फिर होते हैं पाइवट जॉइंट्स। पाइवट जॉइंट्स क्या क्या होते हैं, इट इज फाउंड बिटवीन द स्केल एंड द फर्स्ट 2 बोन्स ऑफ द बैकबोन। जो हमारा वर्टिब्रा है और जो हमारा स्केल है, इसके बीच का जो जॉइंट होता है वो हमारा पाइवट जॉइंट्स कहलाता है। जो रोटेटरी मूवमेंट रोटेटरी मूवमेंट करता है। जैसे ये है, ये चीज है हमारा, ये पाइवट जॉइंट है जो रोटेटरी मूवमेंट कराता है, ठीक है। ये पाइवट जॉइंट है, इसी से हम अपना सिर इधर उधर टर्न कर सकते हैं, ओके, या ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ये पाइवट जॉइंट है। देन है ग्लिंडिंग जॉइंट। तो द बैकबोन, एंकल एंड wrist which allow gliding movements are called gliding joint. The allow only a slight movement. We are able to play, dance, twist, turn and handle things due to gliding और sliding joints, ठीक। तो जो ग्लिडलिंग जॉइंट्स हैं, ठीक, जो हमारी ये wrist वगैरह, ये स्लाइट मूवमेंट ही करा पाती हैं, ग्लाइडिंग, जिससे हम चीज़ों को उठा पाते हैं, ठीक, हल्का फुल्का अपने अकॉर्डिंग डांस कर पाते हैं। स्लाइट मूवमेंट जो अलाउ करती हैं ये ग्लाइडिंग जॉइंट्स। जैसे ये हमारी ये कोई चीज़ उठानी हो तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक। तो ये ग्लिडिंग जॉइंट्स हैं जो हमारे एंकल में होता है, ठीक है, या wrist में होता है, जैसे पैर में, एड़ियों में। इन्हीं की सहायता से हम चल पाते हैं, डांस कर पाते हैं, ठीक है। तो ये हैं 4 टाइप्स के मूवेबल जॉइंट्स जो मूव कर सकते हैं हमारी बॉडी में। नेक्स्ट इज मसल्स एंड मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट्स। मसल्स और मूवमेंट्स का जो मैकेनिज्म है, कैसे रिलेटेड है। तो द सॉफ्ट फ्लैशी पोर्शन ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड मसल्स। जो हमारे बॉडी का ये सॉफ्ट और ये फ्लैशी पोर्शन है, ठीक है, ये फ्लैशी और सॉफ्ट पोर्शन, ये क्या कहलाते हैं, हमारी मसल्स कहलाती हैं, ठीक। देयर आर अबाउट 600 डिफरेंट मसल्स इन बॉडी। हमारी बॉडी में लगभग 600 अलग अलग मसल्स हैं, ठीक है। और
द मसल्स आर अटैच टू बोन्स विद द हेल्प ऑफ टफ वाइट मटेरियल कॉल्ड टेंडन्स। और ये मसल्स हमारी जो बोन्स हैं उनसे अटैच होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। और जब कोई मसल्स जिसकी सहायता से हड्डियों से जुड़ती है वो क्या कहलाता है? टेंडेंस कहलाता है। जो हमारी मसल्स हड्डियों से जुड़ी हुई होती है ना, वो किस कारण से? टेंडेंस के कारण। वो टेंडेंस के कारण ही हमारी मसल्स हड्डियों से ज्वाइंट होती हैं, बोन से। The different movement of our body are carried out by the muscles. Bones cannot move by themselves. They are able to move only with the help of muscles. तो हमारी बॉडी का जो अलग अलग टाइप का मूवमेंट है वो हमारी मसल्स के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। बोन्स अकेले मूव नहीं कर सकती, ये मसल्स के कारण ही मूव कर सकते हैं। हम हाथ को हिला सकते हैं, उठा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, चल ठीक मोड़ सकते हैं चीज़ों को, तो ये केवल अपनी हमारी मसल्स के कारण, जो हड्डियों से हमारी मसल्स ज्वाइंट हैं वही करती हैं वो काम। हड्डियां अकेले नहीं कर सकती। द मसल्स आर इलास्टिक इन नेचर। मसल्स क्या होती हैं? नेचर में इलास्टिक होती हैं, मतलब वो सिकुड़ती सिकुड़ती भी हैं और फैलती भी हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स व्हेन दे वर्क, ठीक है। और ये हमारी जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है, झुकने सिकुड़ने की क्षमता, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये फैल भी सकती हैं, रिलैक्स भी कर सकती हैं जब ये वर्क करती हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है? हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग कर पाती है, कोई बिना हमारा बॉडी ऑर्गन डैमेज नहीं हो पाता है, ठीक। ये मसल्स की खूबी है। नेक्स्ट, व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट दे ड्रॉ द बोन्स क्लोजर सो द मसल्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं इस तरह से, तो ये बोन्स क्या करती हैं? पास पास आ जाती हैं इनके कारण से। और जब रिलैक्स होती हैं बोन्स वापस अपने दूर दूर चली जाती हैं, रिलैक्सिंग पोजीशन में चली जाती हैं। तो अकॉर्डिंग टू हम कैसा काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये कॉन्ट्रैक्ट होने तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और हड्डियां पास पास आ जाती हैं, और जब रिलैक्स होना तो रिलैक्स हो जाती हैं, दूर दूर चली जाती हैं, जिससे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स डैमेज नहीं होते हैं, टूटते फूटते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि ये इलास्टिसिटी इनमें होती है मसल्स में। Muscles work in pair. Muscles can only contract, not extend. When one muscles contract, the other muscles in the pair returns to its original length. ठीक, मसल्स हमेशा पेयर में वर्क करती है, कभी कोई सिंगल मसल वर्क नहीं करती है। एक मसल यदि कॉन्ट्रैक्ट होगी तो दूसरी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी, इस तरह से वे वर्क करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द मसल्स ऑन द फ्रंट ऑफ द अपर आर्म कॉल्ड बाइसेप्स। जो मसल्स हमारे फ्रंट और अपर आर्म में होती हैं, ये वाली मसल्स, ये क्या कहलाती हैं? बाइसेप्स। ये वाली जो यहाँ पे मेरा हाथ है, जहाँ पे ये बाइसेप्स कहलाते हैं हमारे, ठीक है। मसल्स ऑन द बैक ऑफ द अपर आर्म आर कॉल्ड ट्राइसेप्स। और जो हमारा अपर आर्म है, ये इसके जो पीछे हड्डी होती है, ये मसल्स होती हैं, ये ट्राइसेप्स कहलाती हैं। दे आर अटैच्ड टू द बोन ऑफ द लोअर आर्म बाय टेंडन्स। और जो हमारे लोअर आर्म का जो बोन है उससे ये टेंडन्स के माध्यम से अटैच होती हैं। नेक्स्ट, टू बेंड द एल्बो एंड रेज द लोअर आर्म, बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्शन और शॉर्टनिंग ऑफ दिस मसल्स पुल्स द लोअर आर्म अपवर्ड्स। यदि हमें अपने एल्बो को बेंड करना है, ठीक है, या इसको उठाना है, इसको बेंड करना है, तो इससे क्या होती हैं? जो बाइसेप्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। एंड द कॉन्ट्रैक्शन और शॉर्टनिंग ऑफ दिस मसल्स पुल द लोअर आर्म अपवर्ड्स। और इसी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है? जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, मतलब सिकुड़ती है, तभी ये हमारा ये आर्म क्या होता है? उठता है, ठीक है। जब इसको छोड़ देते हैं तो वापस रिलैक्सिंग पोजीशन में पहुंच जाता है। टू स्ट्रेटन द आर्म द ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट एंड बाइसेप्स रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। और जब हमें इसको वापस ऐसे, जैसे अभी ये है, तो इसमें क्या होता है? हमारा जो बाइसेप है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, और ये हमारा जो ट्राइसेप है ये सेम वो ओरिजिनल वो रहता है, इस तरह से। और जब हमें इसको सीधा करना होता है तो हमारा ट्राइसेप क्या होता है? खिंचता है और ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो इस तरह ये पेयर में वर्क करती हैं, कभी अकेले वर्क नहीं करती हैं। इसी तरह से हमारे लेग्स की मसल्स भी वर्क करती हैं। Muscles cause all kind of movements of the organs in the body. Due to these movements we can walk, jump, crawl और carry things. हमारी बॉडी में जितने भी मूवमेंट होते हैं वो सब मसल्स के कारण ही होते हैं। इन्हीं मसल्स के कारण हम चल सकते हैं, जंप कर सकते हैं, क्रॉल कर सकते हैं, घिसट सकते हैं, या वस्तुओं को उठा करके ले जा सकते हैं, ठीक। ये सब हमारा काम केवल अकेले हड्डियों का नहीं है, मसल्स का के बिना नहीं हो पाता है। ओके, तो मसल्स
की भी बहुत इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मसल्स। हमारी बॉडी में आइए देखते हैं कितनी टाइप्स की मसल्स होती हैं। तो हमारी बॉडी में जनरली 3 टाइप्स की मसल्स होती हैं। कौन कौन सी? पहला है वॉलेंटरी मसल्स। ये मसल्स क्या है? द मसल्स हुज एक्शंस आर अंडर द कंट्रोल ऑफ अवर विल एंड आर कॉल्ड वॉलेंटरी मसल्स। ऐसी मसल्स जिनके एक्शन मतलब वो कुछ करें या ना करें उनका पूरा कंट्रोल हमारे ऊपर होता है, हमारी इच्छा के ऊपर। यदि जब हम चाहें उनको अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग मूवमेंट उनको करा सकते हैं। ऐसी मसल्स क्या कहलाती हैं? वॉलेंटरी मसल्स कहलाती हैं। ऐसी मसल जिनको हम अपनी इच्छा से कंट्रोल करते हैं, जब मूव करना हो तब जैसे मूव करना हो वैसे कर सकते हैं, वो मसल्स हमारी वॉलेंटरी मसल्स कहती हैं। देयर सेल्स हैव बैंड्स ऑन स्ट्रिप्स ऑन देम सो दे आर आल्सो नोन एज स्ट्रिप्ड मसल्स। इनकी जो सेल्स होती हैं उनमें स्ट्रिप्स के बैंड्स होते हैं। स्ट्रिप मतलब धारियां टाइप में होती हैं, इसलिए उनको स्ट्रिप्ड मसल्स भी कहा जाता है। द मसल्स ऑफ हैंड एंड लेग्स आर वॉलेंटरी मसल। जो हमारे हाथ और पैर की मसल्स हैं ये हमारी वॉलेंटरी मसल्स हैं कि हम जब चाहें हाथ को हटा सकते हैं, ठीक है, मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि हमारी इच्छा से चलती हैं, ठीक। तो ये वॉलेंटरी मसल्स हैं। नेक्स्ट इनवॉलेंटरी मसल्स। ऐसी मसल्स जिनको हम अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो मसल्स इनवॉलेंटरी मसल्स कहलाती हैं, ठीक। जैसे कि इनकी जो सेल्स होती हैं इन मसल्स की वो बहुत स्मूथ होती हैं और अनस्ट्रिप्ड होती हैं। इनमें कोई धारियां नहीं होती, ना ही ये बिल्कुल ये स्मूथ होती हैं। दीज मसल्स आर नॉट अटैच टू द बोन्स। और ये जो मसल्स होती हैं ये बोन से अटैच नहीं होती हैं। दे वर्क कंटिन्यूसली। द मसल्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आर इनवॉलेंटरी मसल्स, ठीक। और ये किसी भी हड्डी से ज्वाइंट नहीं होती हैं, ये इंडिपेंडेंटली वर्क करती हैं। जैसे कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की मसल्स हैं परमानेंट वर्क करते रहती हैं हमारे बॉडी में, डाइजेशन को डाइजेशन के प्रोसेस को फर्दर प्रोसेस करती हैं, ठीक। तो ये हमारी इच्छा या हमारे विल पावर से नहीं चलती हैं, ये अपनी इच्छा से परमानेंटली वर्क करते रहती हैं। दूसरा हो गया हमारा हार्ट, ठीक। ये भी हमारी इच्छा से चलता या बंद नहीं होता है, ये भी परमानेंटली वर्क कहता रहता है, ठीक है। तो इस टाइप की मसल्स जो हमारी इच्छा से या हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, कि उनकी फंक्शनिंग, वो मसल्स इनवॉलेंट्री मसल्स कहलाती हैं। ओके। नेक्स्ट कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स क्या है? द मसल्स ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स। दे हैव सेल्स विथ स्ट्रिप्स ऑन देम एंड आर ब्रांच्ड। ऐसी जो जैसे हमारी हार्ट की जो मसल्स होती हैं ये कार्डियक मसल्स कहलाती हैं, ठीक। और इनमें स्ट्रिप्स भी होते हैं और जो वो स्ट्रिप्स होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं। दीज मसल्स आर ऑल्सो नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ अवर विल। और ये मसल्स भी हमारे विल के कंट्रोल में नहीं होती, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये भी एक प्रकार की इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, ये हमारी इच्छा से कंट्रोल नहीं करती हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम वॉलेंट्री एज वेल एज इनवॉलेंट्री मसल्स। ये हमारी इच्छा से कंट्रोल नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी ये वॉलेंट्री वॉलेंट्री तो है ही नहीं, क्योंकि इच्छा से कंट्रोल होती नहीं, और इच्छा से कंट्रोल नहीं भी होती तब भी ये इनवॉलेंट्री मसल से अलग हैं। आइए देखते हैं कैसे। क्योंकि ये हमारी हार्ट को रोकती है। एक एक बार डाइजेस्टिव सिस्टम यदि हमारा थोड़ा सा कुछ समय के लिए रेस्ट भी कर ले तो बॉडी को उतना इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन यदि कार्डियक मसल्स हैं जो, यदि वो हमारी रेस्ट पे आ जाएं तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी? निर्जीव हो जाएगी, ठीक, हम मर जाएंगे। लोकोमोशन एंड मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। अब ये लोकोमोशन क्या है एंड मूवमेंट ऑफ कर्वेचर? तो द मूवमेंट ऑफ एंटायर बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड लोकोमोशन, ठीक। हमारी किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी का एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट क्या कहलाता है? ठीक है, लोकोमोशन कहलाता है, ठीक। जैसे मैं भी यहाँ बैठा हूँ, अभी यहाँ से उठ के बाहर चला जाऊँ, ठीक, या आप अभी खड़े हैं, खड़े होके आप अपने घर पे हैं, घर से बाहर आ जाएं, तो आपकी पूरी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गई, यही क्या कहलाता है? यही प्रोसेस लोकोमोशन कहलाती है, ठीक। जैसे कि जो जानवर होते हैं वो खाने की और शेल्टर की, घर आश्रय की तलाश में, या शिकारी से बचने के लिए, या अपने साथियों को ढूंढने के लिए, ठीक,
या जो अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, ठीक, उनसे दूर जाने के लिए, अपने लिए फेवरेबल कंडीशंस ढूंढने के लिए, इन सारी कामों के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ठीक है, तो दिस मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इज लोकोमोशन। तो एनिमल्स का ये मूवमेंट, उनकी पूरी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रही है, जा रही है, ट्रेवल कर रही है, ये क्या कहलाता है, लोकोमोशन कहलाता है। ठीक, नाउ रोटेट योर आर्म एंड क्लोज योर फिस्ट। आर दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम मूविंग द एंटायर बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब आप एक, जैसे मैं कहूँ वैसे करिएगा। आप क्या करिए, अपने फिस्ट को, मतलब मुट्ठी को बांध लीजिए और अपने आर्म को रोटेट करिए। ऐसे क्या करिए, रोटेट करिए। तो क्या आप देख रहे हैं, जैसे मुट्ठी बंधी हुई है, तो क्या आप देख रहे हैं क्या इससे आपकी पूरी बॉडी मूव करती है? ठीक है, नहीं। ठीक, ये हमारी, इसमें हमारी पूरी एंटायर बॉडी मूव नहीं करती है। ठीक, यस दिस मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन बिकॉज यू डिड नॉट शिफ्ट फ्रॉम योर प्लेस। ये सारे मोशंस हमारी ऑर्गन्स तो मूव कर रहे हैं लेकिन हमारी एंटायर बॉडी मूव नहीं कर रही, इसलिए ये लोकोमोशन नहीं। लोकोमोशन क्या है, जब हमारी पूरी एंटायर बॉडी एक जगह से दूसरी जगह अपना प्लेस चेंज कर दे, वो लोकोमोशन है। जैसे हम यहाँ से उठ के घर के बाहर चले जाएं, ठीक, तो उससे हमें, हमारी पूरी बॉडी पहले घर में थी, अब घर से बाहर चली गई, प्लेस चेंज हुआ ना, वो लोकोमोशन है। लेकिन यदि हमारी किसी बॉडी ऑर्गन का, पर्टिकुलर किसी एक ऑर्गन या दो ऑर्गन या पांच, मतलब कुछ ऑर्गन्स का हमारी बॉडी के मूवमेंट हो रहा है, वो लोकोमोशन नहीं है, क्योंकि लोकोमोशन तभी होता है जब हमारी एंटायर बॉडी मूव करती है। ठीक, animals as well as human beings move different body parts in relation to the body axis. This is called the movement of curvature. तो ये जो मूवमेंट है जिसमें हमारी एंटायर बॉडी ने प्लेस चेंज नहीं की, यही क्या कहलाता है, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर कहलाता है। ठीक, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन या पार्ट का मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट ऑफ कर्वेचर में अंतर समझ में आया? ओके, होप आपको समझ में आया होगा। ओके, लेट्स मूव अहेड। टाइप्स ऑफ लोकोमोशन इन सम ऑर्गेनिजम्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स में टाइप्स ऑफ लोकोमोशन, आइए देखते हैं। ऑर्गेनिज्म टाइप्स ऑफ लोकोमोशन, अमीबा में एमोइबॉइड लोकोमोशन होता है। ठीक, अलग अलग टाइप का है। तो जो अमीबा होता है, एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें एमोइबॉइड लोकोमोशन होता है। फिर पैरामीशियम में शिलेरी लोकोमोशन होता है। ये आप नाम, सबके सभी ऑर्गेनिजम्स के नाम और उनमें टाइप्स ऑफ लोकोमोशन, किस प्रकार का लोकोमोशन होता है, ये लर्न कर लीजिएगा। फिर यूग्लेना में फ्लैगुलर लोकोमोशन होता है। स्नेल में मस्कुलर लोकोमोशन होता है। ठीक, कि पूरे उसकी मसल जैसे स्नेल ऐसे होता है, ऐसे पूरे करके वो आगे बढ़ता है। तो ये है मस्कुलर लोकोमोशन। फिश में स्विमिंग लोकोमोशन होता है। फिश क्या करती है, तैर के, स्विम करके, ठीक, यहाँ से वहां जाती है, तो वो स्विमिंग लोकोमोशन होता है। स्नेक में क्रीपिंग लोकोमोशन होता है। स्नेक में क्या होता है, क्रीपिंग लोकोमोशन। जैसे ये सरफेस है, स्नेक क्या होता है, ऐसे क्रीप करके आगे बढ़ता है, ये इस क्रीपिंग लोकोमोशन है। बर्ड में फ्लाइंग लोकोमोशन होता है। बर्ड क्या, पक्षी क्या करते हैं, उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो इसलिए वो, उनमें फ्लाइंग लोकोमोशन होता है। तो ये सारी चीजें थी, टाइप्स ऑफ लोकोमोशन अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, इनको आप लर्न करिएगा। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ सम एनिमल्स, एनिमल्स का कुछ मूवमेंट। इंसेक्ट मूवमेंट, इंसेक्ट हैव अ हार्ड कवरिंग ओवर देयर बॉडी और एक्सोस्केलेटन। जो इंसेक्ट होते हैं तो उनकी बॉडी में, उनकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है, और उनको, उनकी जो, उनके पास एक्सोस्केलेटन होता है, जो स्केलेटन उनके बॉडी के बाहर होता है। ठीक, दे हैव 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स एंड स्ट्रॉन्ग मसल्स टू पुल दीज लेग्स। ठीक, इनके 3 पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग होते हैं। जो जॉइंट लेग मतलब इनके 3 जोड़े पैर होते हैं, और वो पैर स्ट्रॉन्ग मसल से जुड़े होते हैं, जिससे कि ये उसकी बॉडी को आगे मूव करती हैं। These legs are joined to the body by ball and socket joints. ये लेग्स बॉडी से बॉल और सॉकेट ज्वाइंट के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। बॉल और सॉकेट ज्वाइंट माध्यम हम अभी पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था मूवमेंट वाले में। तो यदि किसी को ना याद रहो अभी तक, तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। While the other joints of the legs are hinge joints. तो बाकी जो लेग्स हैं वो हिंज ज्वाइंट्स के माध्यम से बॉडी से जुड़े होते हैं। तो हिंज ज्वाइंट भी मैंने आपको पीछे बताया है। ठीक, व्हेन एन इंसेक्ट वॉक्स 3 legs सपोर्ट द बॉडी। जब इंसेक्ट
वॉक करता है, चलता है, तो उसके जो 3 लेग होते हैं वो उसकी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, वाइल द अदर 3 मूव द बॉडी फॉरवर्ड। बाकी जो 3 होते हैं, 6 पैर होते हैं टोटल, बाकी 3 उसकी बॉडी को आगे मूव करते हैं, 3 उसकी बॉडी को सपोर्ट रखते हैं, 3 उसको बॉडी को आगे मूव करने में सहायता करते हैं। मोस्ट इंसेक्ट कैन फ्लाई विद द हेल्प ऑफ 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। ज़्यादातर जो कीड़े होते हैं वो फ्लाई कर सकते हैं क्योंकि उनमें 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं, उन्हीं विंग्स की सहायता से वो फ्लाई कर सकते हैं। द विंग्स आर टफ एंड द विंग्स आर टफ, फ्लेक्सिबल एंड लाइट। विंग्स क्या होते हैं? टफ होते हैं मतलब हार्ड होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं कि उनको वो फ्लेक्स कर सकते हैं, ठीक है, और लाइट होते हैं, हल्के होते हैं जिससे कि वो उड़ पाते हैं। स्ट्रॉन्ग मसल्स हेल्प द विंग्स टू बीट अगेंस्ट द एयर। और जो विंग्स के जो मसल्स होती हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होती हैं, इसीलिए वो हवा की उसमें एक्शन कर पाते हैं और उड़ पाते हैं। इंसेक्ट जैसे कि कॉकरोच। द मसल्स ऑफ द ब्रीस्ट आर कनेक्टेड विथ 3 पेयर ऑफ लेग्स एंड 2 पेयर्स ऑफ विंग्स विच हेल्प इट टू वॉक एंड फ्लाई। जैसे कॉकरोच में उसकी जो लेग्स के 3 पेयर होते हैं वो ब्रीस्ट उसके लेग्स के 3 पेयर से कनेक्ट होते हैं और 2 पेयर उसके विंग से कनेक्ट होते हैं जो उसको चलने और उड़ने में सहायता करते हैं। ठीक, कॉकरोच आप लोगों ने नॉर्मली अपने घर में देखा होगा, तब उसको कभी दिखे तो उसको ध्यान से देखिएगा, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट, मूवमेंट इन बर्ड्स। बर्ड में मूवमेंट्स। तो बॉडीज ऑफ बर्ड्स आर स्ट्रीमलाइन टू हेल्प ओवरकम एयर रेजिस्टेंस। बल्ब जो पक्षियों की बॉडीज होती हैं वो स्ट्रीमलाइंड होती हैं, ठीक, इससे एयर का जो रेजिस्टेंस है, जब ये हवा में उड़ती हैं तो हवा का जो फोर्स है इन पे नहीं लगता है, ठीक है, वो हवा में आसानी से उड़ सकती हैं, उसको उसके रेजिस्टेंस को क्रॉस कर सकती हैं। The skeleton of bird is highly adapted for flying. They have hollow bones to reduce weight. जो बर्ड्स का स्केलेटन होता है वो फ्लाई करने के लिए, फ्लिंग करने के लिए बना होता है, उसी प्रकार से उसकी बनावट होती है। और इनकी बोन्स जो होती हैं, हड्डियां होती हैं, ये इनकी हड्डियां हॉलो होती हैं, जिससे उनकी हड्डियों का वेट कम होता है, तो इनकी बॉडी का भी वेट कम होता है, तो इसलिए इससे उनको उड़ने में आसानी होती है। दे लैक टीथ एंड इंस्टेड हैव अ लाइट वेट बीक। इनके दांत नहीं होते हैं, ठीक, और इनके दांत की जगह क्या होती है? चोंच होती है, ठीक है, जो दांतों से अपेक्षाकृत हल्की होती है। इस तरह से इनका सारा पूरा सिस्टम फिट होता है, जिससे ये हल्की होती हैं और आसानी से उड़ पाती हैं, स्ट्रांग भी होती हैं और हल्की भी होती हैं। फिर द 2 हिंड लैम्स आर यूज्ड फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। जो इनके 2 हिंड लैम्स होते हैं, 2 पैर होते हैं, वो चलने के लिए या फुदकने के लिए यूज होते हैं। द 2 फोर लैम्स ऑफ द बर्ड्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स विच आर यूज्ड फॉर फ्लाइंग। उसके बाद जो 2 इनके 4 लैंग्स होते हैं वो उनके पंखों की तरह होते हैं, जो फ्लाई करने के लिए यूज होते हैं, ठीक, उड़ने के लिए यूज होते हैं। द होल बॉडी इंक्लूडिंग द विंग्स इज कवर्ड विथ feathers। और जो पूरी बॉडी होती है विंग्स को भी लेकर के, ये सब पूरी फेदर से कवर्ड होती है, जो उनको प्रोटेक्ट करती है। ईच काइंड ऑफ फेदर ऑन अ बर्ड सर्व्स अ डिफरेंट पर्पस। और हर प्रकार का जो फेदर होता है बर्ड में वो अलग अलग फंक्शन करता है, ठीक। सॉफ्ट डाउन फेदर्स ग्रो क्लोज टू द स्किन। जो सॉफ्ट होते हैं डाउन फेदर्स होते हैं, ये उनकी स्किन के क्लोज उगते हैं। इनमें क्या होता है कि एयर ट्रैप हो जाती है इन फेदर्स के बीच में, और इससे वो ठंडे में खुद को बचा पाती हैं, ठीक। नेक्स्ट, ओवर द डाउन फेदर्स लाइस अ सेकेंड काइंड ऑफ फेदर कॉल्ड काउंटर फेदर। उसके बाद यही डाउन फेदर के नीचे एक दूसरा प्रकार का फेदर होता है जिसको काउंटर फेदर कहता है। द थर्ड काइंड ऑफ फेदर आर द लार्ज फ्लाइट फेदर दैट आर फाउंड इन विंग्स एंड टेल। और उसके बाद जो इनका तीसरा फेदर होता है वो सबसे बड़ा फेदर जो होता है, फ्लाइट फेदर्स होते हैं, जो इनके पंखों से और इनकी जो पूंछ के रूप में निकले होते हैं, जो इनको उड़ने में सहायता करते हैं। तो ये था पूरा बर्ड्स कैसे मूव करती हैं, पार्ट्स ऑफ बर्ड्स। द फ्लाइट फेदर्स गिव बर्ड्स द लिफ्ट एंड बैलेंस नीडेड फॉर फ्लाइंग। जो फ्लाइट फेदर्स होते हैं यही यही बर्ड्स को अपने आप को ऊपर उठाने में, उड़ने में और उड़ते समय अपने आप को बैलेंस रखने में सहायता करते हैं। ओके, नेक्स्ट, मूवमेंट इन फिश। मछलियों में कैसे मूवमेंट होता है? तो जो मछलियों की बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है, तो इससे ये
पानी में आसानी से तेजी से स्विम कर सकती हैं। ठीक है, और जो फिश की स्केलेटन होती है वो स्ट्रॉन्ग मसल से पूरी कवर्ड होती है। ठीक है, और जब ये स्विम करती हैं तो जो फ्रंट पार्ट बॉडी के जो फ्रंट पार्ट है उसके जो मसल्स होते हैं वो एक साइड से कर्व बनाते हैं, और जो इनका टेल पार्ट्स है, पिछला वाला जो पीछ पोर्शन है, वो क्या करता है, दूसरी साइड स्विंग करता है। तो इसलिए ये एक बार ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ये क्या करती हैं, पूरा आगे की ओर तैरती हैं। ठीक इस तरह से। नेक्स्ट, मूवमेंट इन स्नेक। अब स्नेक कैसे मूव करता है, तो स्नेक्स हैव अ लॉन्ग बैकबोन। स्नेक्स की जो बैकबोन होती है वो बहुत लंबी होती है। ठीक है, और इसकी बहुत सारी इसके पास बहुत सारी पतली पतली मसल्स होती हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं और एक दूसरे से दूर भी होती हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड टू द बैकबोन, रिब्स एंड स्किन। और ये स्नेक की जो स्किन होती है, रिब्स होती है और जो बैकबोन होती है, इससे भी ये सारी मसल्स कनेक्ट होती हैं। ठीक, और उसके बाद जो स्नेक की बॉडी होती है कई कर्व बना लेती है, इसलिए लूज देखते होंगे सांप ऐसे ऐसे पूरा गुड़मिटा जाता है इस तरह से, वो इसी के कारण। ठीक, ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव इट फॉरवर्ड फोर्स एंड बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। इसलिए जब वो ऐसे मुड़ता है तो इससे जो पिछला वाला ये है इसको फॉरवर्ड मूव देता है, फिर ये ऐसे ये इसने अगले वाले को दिया, फिर इस तरह से पूरा वो सांप देखते होंगे ऐसे रेंगता है, इसीलिए क्योंकि इसी तरह से वो फिर आगे बढ़ पाता है। जो पीछे वाला मूव है वो आगे वाले को पुश करता है, फिर आगे वाला फर्दर आगे वाले को, फर्दर आगे वाले को, और इस तरह से स्नेक की बॉडी आगे मूव करते रहती है। ठीक, और इसलिए स्नेक क्या होता है, हमेशा कभी देखा होगा आपने स्ट्रेट नहीं जाता, हमेशा टेढ़ा मेढ़ा जाता है और बहुत तेज चलता है इसी कारण से। तो उसका अडाप्टेशन है, तो इस तरह से स्नेक्स में मूवमेंट होता है। नाउ मूवमेंट इन अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में कैसे मूवमेंट होते हैं, जो केचुए वगैरह होते हैं। तो तो अर्थवॉर्म की जो बॉडी होती है वो कई रिंग्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, और उन्हीं रिंग्स को जिनको हम सेगमेंट्स कहते हैं इस तरह से बनी हुई होती है। ठीक, अर्थवॉर्म की कोई हड्डियां नहीं होती हैं, और ये एक प्रकार का सब्सटेंस सीक्रेट करता है। ठीक, प्रोड्यूस करता है जो इसकी बॉडी को मॉइस्ट रखता है और इसको प्रोटेक्ट भी करता है और उसको मूवमेंट में भी सहायता करता है। इट्स बॉडी हैज अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी हेयर लाइक ब्रिसल्स कॉल्ड सीटे विच हेल्प इन ग्रिपिंग द ग्राउंड एंड पुशिंग इट्स बॉडी अहेड। इसकी पूरी बॉडी में हेयर लाइक ब्रिसल्स होते हैं जो क्या करते हैं, इसको ग्राउंड में पकड़ बनाने मजबूत करते हैं और इसकी अपनी बॉडी खुद की इसकी बॉडी को आगे ले जाने में सहायता करते हैं। ठीक, और यही जो सीटे होते हैं ये मसल से ज्वाइंट होते हैं और जिससे अर्थवर्म क्या करता है, मूवमेंट कर पाता है। ठीक, तो इसलिए वो क्या करता है, उन्हीं कारण से ऐसा होता है, पहले अपनी बॉडी को ऐसे करता है, फिर उसके बाद ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो पहले पूरी बॉडी ये इन्हीं मसल्स के जॉइंट्स के कारण यही एक्सटेंड होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, एक्सटेंड होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। और उसके बाद जो अर्थवर्म है तो क्या करता है, जब मिट्टी के अंदर चलता है तो वो उसी मिट्टी को खाता है। ठीक है, और फिर जो अनडाइजेस्टेड मिट्टी है उसको बाहर थ्रो करता है। इसी से मिट्टी क्या बनती है, सॉफ्ट बनती है और पेड़ों के लिए पेड़ों को अच्छी उपज देती है। ठीक, अच्छे मिट्टी को फर्टाइल बनाती है। इसलिए कहते हैं ना, अर्थवर्म्स फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं क्योंकि वो मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है मूवमेंट इन स्नेल। ठीक, जो स्नेल होता है घोंघा, उसमें कैसे मूवमेंट होता है, तो स्नेल हैज अ सॉफ्ट बॉडी प्रोटेक्टेड बाय ए हार्ड सेल। स्नेल की बॉडी जो सॉफ्ट सॉफ्ट होती है और उसका जो एक्सोस्केलेटन होता है, एक हार्ड सेल होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है, ऐसे राउंड राउंड उसके बना होता है। इट मूव्स बाय क्रीपिंग विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर फ्लैट फुट अंडरनीथ द बॉडी। ये क्रीप करके मतलब फिसल के, घिसल के आगे अपने जो उसका मस्कुलर फ्लैट फुट है इसकी बॉडी के अंडर नीचे, बॉडी के नीचे होता है, उसी की सहायता से ये आगे बढ़ता है। ठीक, द मसल्स इन द फुट कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड। जो इसके फुट में जो मसल्स होती हैं वही क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और एक्सपेंड होती हैं, मतलब सिकुड़ती हैं और खुलती हैं, उसी कारण से वो आगे बढ़ पाता है। द फुट हैज अ स्पेशल ग्लैंड दैट प्रोड्यूसेस स्लिमी म्यूकस टू मेक अ स्लिपरी ट्रैक।
और इसके पैर में एक ऐसी ग्लैंड होती है, मतलब एक ऐसी ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, जो एक प्रकार का चिकना चिकना म्यूकस प्रोड्यूस करती है, और इसलिए इसका जो ट्रैक हो जाता है ये स्लिपरी हो जाता है। जब वो प्रोड्यूस करती है तो चिपचिपा सा हो जाता है, तो इसके कारण से वो आसानी से आगे स्लिप कर पाता है। ठीक, द स्नेल इज एबल टू मूव इवन ऑन अ शार्प एज विदाउट एनी इंजरी बिकॉज ऑफ द म्यूकस। और यदि बहुत कोई नुकीली चीज भी है तो उस पर भी स्नेल आसानी से चल लेता है इसी म्यूकस के कारण, क्योंकि जो म्यूकस निकलता है उससे वो पूरा चिपचिपा हो जाता है, तो उसकी धार, उसको धार से वो उसको अफेक्ट नहीं होता है। ठीक, द म्यूकस हार्डन्स व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विथ एयर। और वही जब म्यूकस जब वो एक्सट्रैक्ट वो करता है, रिलीज करता है, तो जब ये एयर के कांटेक्ट में उसका म्यूकस आता है तो वही हार्ड हो जाता है। तो जो शार्पनेस है ऑब्जेक्ट की या सब्सटेंस की, वो उस म्यूकस को नहीं काट पाती और स्नेल आसानी से आगे निकल जाता है बिना घायल हुए या चोटिल हुए। तो इस तरह से स्नेल मूवमेंट होता है। So in this way our chapter gets finished. In this chapter we have learned about various movements of our body, about the various movement and various organs, about the other animals, insect, all these things we have studied in chapter. Hope you all understood, and if you have any problem or doubt related to the lesson, you can comment uh, the same in our comment box. Thank you everyone. Goodbye. Take care.